देखिए भाई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। क्या क्या? एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस मेम्ब्रेन और योक सैक। 4 हो गए। एक एक करके देखिए। सबसे पहला एमनियन। एमनियन कहां पे? देखिए तो अंदर में है, एम्ब्रियो के जस्ट बाहर वाला मेम्ब्रेन एमनियन की मेम्ब्रेन है। आप एक चीज याद रखिए कि इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, तो एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है। दूसरा, किसी प्रकार का धक्का लगता है तो वो धक्का इससे यहां तक पहुंचता ही नहीं है, वो यहीं पर फ्लूइड तक ही एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आया ना? तो एमनियन के बारे में कमेंट क्या हो जाएगा? देखिए, एमनियन क्या करता है? प्रोटेक्ट एन एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब डिहाइड्रेशन, सूखने से बचाना। अगला, प्रोटेक्ट्स एन एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल जर्क या शॉक, किसी प्रकार की धक्का मुक्की लगती है तो उससे भी बचाता है। समझ में आया? अगला क्या है? कोरियन। कोरियन की अगर हम बात करें, देखिए ये बाहर में कोरियन दिख रहा है आपको, ये बाहर का मेम्ब्रेन कोरियन था ना, यहां पर आपको समझ में आएगा। देखिए ये बाहर का कोरियन था, बाद में एलेंटोइस मेम्ब्रेन जाके जुड़ गया ना इसमें, तो कोरियो एलेंटोइस या एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। फिर तो ये कोरियन मेम्ब्रेन, आप खुद सोचिए यहां पर, क्या अकेले काम करेगा कि एलेंटोइस के साथ मिलकर काम करेगा? जुड़ गए ना दोनों, बाहर में कोरियन की लेयर है, नीचे में एलेंटोइस की लेयर है, दोनों जुड़ गए। तो एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन बोलो या कोरियो एलेंटोइस मेम्ब्रेन बोलो, एक साथ काम करेंगे। काम क्या करते हैं कि बाहर से देखिए तो पहले रेस्पिरेशन का काम करेंगे, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर भेजेंगे, CO2 को बाहर भेजेंगे। तो पहला काम तो रेस्पिरेशन का करेंगे। एक काम और क्या करेंगे कि इसी अंडे में जो कवच होगा चारों तरफ, उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उसके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बच्चे तक भेजेंगे, ताकि बच्चा अपने हड्डी के डेवलपमेंट में उसका यूज कर पाए, उपयोग कर पाए। ठीक है ना? एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए, इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड और रेप्टाइल में चूंकि उसमें अंडा होता है, कवच होता है, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन अलोंग विथ एलेंटोइस या कोरियो एलेंटोइस मेम्ब्रेन या एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन। मतलब कोरियन अकेले काम नहीं कर रहा है, कोरियन बाहर में, उसके नीचे में एलेंटोइस मेम्ब्रेन है, मिलके काम कर रहे हैं। रेप्टाइल में, बर्ड में, चूंकि अंडा बॉडी के बाहर आता है, तो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में CO2 को बाहर फेंकते हैं। समझ में आया ना? ये काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। अगला क्या है? कोरियन ऑफ द फीटस एंड एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर फ्यूज टू मेक प्लेसेंटा इन ह्यूमन। ह्यूमन की बात करो आप, मैं रेप्टाइल और बर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। आप खुद सोचिए, ये देखिए तो, ये ब्लास्टोसिस्ट जब इंप्लांट होता है ना, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल कोरियन बनाती है, वो कोरियन एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होता है कि नहीं, वही तो जाके प्लेसेंटा बनाता है आगे जाके। तो उस फीटस का, बच्चे का कोरियन और मदर का एंडोमेट्रियम आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में पढ़े हो ना? जबकि रेप्टाइल और बर्ड में ये कहीं पर फ्यूज नहीं होता है, ये अंडे के अंदर ही रहता है और बाहर से ऑक्सीजन को लेके फीटस को दे रहा है और फीटस से CO2 को बाहर फेंक रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से कैल्शियम को अंदर ले रहा है और उसको यूज करने में मदद कर रहा है, ताकि बच्चा अपना हड्डी डेवलप कर पाए, बोन्स बना पाए। ठीक है ना? सेकंड हो गया। देखिए, कोरियन ऑफ द फीटस एंड एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर फ्यूज टू मेक प्लेसेंटा इन ह्यूमन। बोला हो ना कि ह्यूमन बीइंग में ब्लास्टोसिस्ट लगभग 100 सेल की स्टेज की बाहर की लेयर, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, वो कोरियन बनाती है और मदर का एंडोमेट्रियम आपस में फ्यूज होकर के प्लेसेंटा बनाते हैं। ठीक है ना? कोरियन रिलीज ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हो। प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है ना, इंप्लांटेशन होने के बाद ही निकलता है इन ह्यूमन। देख लो, जैसे ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हुआ, इंप्लांट होते ही कौन सा हार्मोन निकलता है? ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, ये क्या करता है? ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जाके क्या करता है बताइए भाई? कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होने से रोकता है। तो इसका काम क्या हो गया? कोरियन का मैमल्स में क्या काम हो गया? कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होने से बचाना। क्या निकाल करके? HCGH निकाल करके, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करके।
ठीक है ना। साथ ही साथ और क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंस केमिकल निकालते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर्स निकालते हैं। क्यों ऐसे होता है देखिए, आप खुद सोचिए, ये एक फीमेल थी, मेल का स्पर्म आया था, फीमेल के यहां पर जब ओवा गया था, यहां पर फर्टिलाइजेशन किया था, देखो दिख रहा है ना फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन किया था तो जायगोट बना था। अब खुद सोचिए, यहां जो जायगोट बनेगा उस जायगोट में 23 क्रोमोसोम ओवम के होंगे, 23 क्रोमोसोम स्पर्म के होंगे। इसका मतलब ये 23 क्रोमोसोम बाहरी हुए कि नहीं हुए? क्या फीमेल के बॉडी के थे? बाहर से वो 23 क्रोमोसोम आए थे, तो वो तो फॉरेन क्रोमोसोम हुए ना। फॉरेन मतलब खुद के शरीर से बाहर, जेनेटिक से आया ना, वो तो किसी और व्यक्ति से आया है। तो बताइए ये जो जायगोट बनेगा, क्या वो जायगोट कंप्लीटली उस फीमेल का ही है? आधा क्रोमोसोम तो बाहर के हैं, आधा क्रोमोसोम खुद के हैं। तो ये जाके जब डिवाइड होता जाएगा, क्लीवेज होता जाएगा, 2, 4, 8 ऐसे करके, जब लगभग 100 या 100 से ज्यादा की स्टेज आएगी, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज आएगी, वो जब जाके इंप्लांट होगी। खुद सोचिए, जब इंप्लांट हो रही होगी, यहां पर इंप्लांट होते समय आधी क्रोमोसोम फीमेल की खुद की है और आधी क्रोमोसोम बाहर मेल का है, बाहर के मेल का, जो मेल था। अब बताइए, आधा फॉरेन हुआ कि नहीं? और फॉरेन ऑर्गन्स को, फॉरेन पार्टिकल को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये कैसे एक्सेप्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट क्यों इंप्लांट हो गया वहां पर, क्यों ग्रोथ किया? उसको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। रिजेक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसी कोरियन से इम्यूनो सप्रेसेंस कुछ केमिकल निकलते हैं जो रिजेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल को वहां पर रिप्रेस कर देते हैं। नहीं समझ में आया ना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट लगभग 100 या 100 से ज्यादा सेल की स्टेज थी जो इंप्लांट हो रही थी, उसमें आधी क्रोमोसोम खुद फीमेल की है और आधी क्रोमोसोम बाहर के मेल का था। मतलब आधा तो फॉरेननेस हुआ कि नहीं, बाहरीपन। तो फिर ये इंप्लांट कैसे हो पाया वहां पर? फीमेल के यूटेरस ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया, इस नए प्रकार के ऑर्गन को इंप्लांट होने के लिए? जबकि आधा बाहरी चीज था उसको तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। वहां पर कोई भी बाहरी पार्टिकल बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट इसलिए हो पाया क्योंकि इंप्लांट जब हो रहा था तो उस समय कोरियन से इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर निकले थे, जो क्या करते हैं कि जो जो मॉलिक्यूल रिजेक्ट करने वाले थे उस ऑर्गन को, बाहरी ऑर्गन को रिजेक्ट करने वाले थे, उन मॉलिक्यूल को रिप्रेस कर दिया। कौन रिप्रेस कर दिया? इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर। तो इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर रिजेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल को सप्रेस कर दिया, रोक दिया। तो अब कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं बचा, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इंप्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए यहां पर कोरियन रिलीज ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इन ह्यूमन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन भी कहते हो। अगला, कोरियन रिलीज इम्यूनो सप्रेसेंस टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्यों निकालता है इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर? ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाए, इंप्लांट हो जाए, डेवलप हो जाए। समझ में आया ना? अगला, कोरियो एलेंटोइस बोलो या एलेंटो कोरियोनिक मेम्ब्रेन इन बर्ड्स हेल्प इन कैल्शियम अपटेक फ्रॉम सराउंडिंग कैल्शियम कार्बोनेट या सेल कवच की लेयर से। ठीक है ना? ये वाला ठीक है ना? ये कोरियन या कोरियो एलेंटिक मेम्ब्रेन या एलेंटो कोरियोनिक मेम्ब्रेन यहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, बच्चे तक पहुंचाता है। क्लियर है इतना? तो बस मुझे मोटा मोटी ये बता दीजिए कि बर्ड्स में क्या क्या काम आया। बर्ड्स में रेस्पिरेशन में मदद किया और कवच से कैल्शियम को पहुंचाने में मदद किया। अकेले नहीं किया, वो कोरियन की मेम्ब्रेन एलेंटिस के साथ मिलकर किया। ये तो हो गया बर्ड्स में और रेप्टाइल में। मोनोट्रिम में भी हो जाएगा, मैमल में, मैमल्स के मोनोट्रिम भी तो अंडे देते हैं ना। ठीक है ना? मैमल्स में क्या क्या रोल हुआ? कोरियन का रोल कि ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना, जिसकी वजह से कार्पस ल्यूटेम बचा रहे थे, प्रेगनेंसी टिका रहे। दूसरा काम क्या हुआ कि कोरियन से इम्यूनो सप्रेसेंस फैक्टर निकालेगा, जिससे ग्राफ्ट आसानी से एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला एलेंटोइस मेम्ब्रेन, बात कर चुका हूं इसमें। इन ह्यूमन एलेंटोइस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द अम्बिलिकल कार्ड। ह्यूमन बीइंग में जो अम्बिलिकल कार्ड बनेगा, मां और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन रहता है, ब्रिज रहता है, उसमें जो ब्लड वेसल्स बनते हैं, कैपिलरी बनते हैं, आर्टरी वेन बनते हैं, कौन बनाता है? एलेंटोइस। जो पाउच बनना था वहां पर ब्लड वेसल बन गया, क्योंकि पाउच की जरूरत ही नहीं है। पाउच की जरूरत क्यों नहीं है? पाउच की जरूरत क्यों पड़ती है? नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए। और मां और बच्चे यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो बच्चा कभी एक्सक्रेटरी वेस्ट को स्टोर करेगा ही नहीं, वो उसे ब्लड वेसल के माध्यम से छोड़ देगा। कहां पे आ जाएगा? मां के ब्लड में। मां के ब्लड से किडनी में जाके फिल्टर होके यूरिन के रूप में निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के केस में एलेंटोइस पाउच की जरूरत नहीं पड़ती, वो पाउच बदल जाता है किसमें? अम्बिलिकल कार्ड का ब्लड वेसल्स बनाता है। ठीक है। बट इन रेप्टाइल एंड बर्ड इट एक्ट एज एक्सक्रेटरी पाउच। हाँ, रेप्टाइल और बर्ड और साथ ही साथ मोनोट्रीम, प्रोटोथीरिया, एकेडिना प्लेटिपस, उन सब, क्योंकि सबके सब अंडे देते हैं। अब अंडा जब बॉडी से बाहर निकाले, शरीर से बाहर निकाले, अब वो तो किसी प्लेसेंटा से नहीं जुड़ा है ना, मां से थोड़ी जुड़ा है, वो मां से तो हट के अलग हो गया। अब इस अंडे के अंदर सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल जमा होगा, तो जमा करने वाला थैली का नाम क्या है? एलेंटोइस पाउच। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। योग सैक देख लीजिए। ह्यूमन बीइंग की बात करूं, योग तो होता ही नहीं है, एलेसिथल एग वाले होते हैं, तो इसलिए योग सैक किसमें बदल जाती है? ब्लड सेल्स के रूप में बदल जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स बनाया जाता है। ठीक है ना? इन ह्यूमन द योग सैक इज वेस्टिजियल, बहुत रिड्यूस होता है, बट इट एड्स या हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल अप टू 6 वीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 6वें वीक तक, ह्यूमन बीइंग के केस में 6वें वीक तक मतलब लगभग 1.5 महीने तक क्या बनाया जाता है? ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड बनाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोल रहा हूं ना। इन अदर एनिमल लाइक बर्ड, रेप्टाइल एंड मोनोट्रीम्स, इनमें क्या किया जाता है? योग से क्या करता है? योग को कवर करके रखता है। योग तो होता है ना उनमें, भाई अंडा अगर शरीर से बाहर निकला, कवच के अंदर है, मतलब योग होगा, नहीं तो मरा जाएगा वो। बच्चा कैसे डेवलप होगा? खाना पीना नहीं है उसका, तो योग है तो कवच को घेरना पड़ेगा, योग है तो योग को घेरना पड़ेगा। तो योग सेक यहां पर क्या करेगा? योग का प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है ना? देख लीजिए। इन अदर एनिमल लाइक बर्ड, रेप्टाइल एंड मोनोट्रीम्स, योग सेक हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टेड मटेरियल रीच टू एम्ब्रियो वाया योग गट। मैं क्या बोला? योग को घेर के रख रहा है, उस योग के अंदर जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है और उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद कर रहा है। आप खुद सोचिए, मेरे हाथ को देखिए, इधर ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे करके गया, पूरा फैल गया ऐसे करके, तो ये योग गट बना। यहां पर योग से सारा मटेरियल डाइजेस्ट होगा और ये योग गट से होते हुए बच्चे तक पहुंचेगा। ठीक है ना? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस योग सैक डेवलप फर्स्ट। जब भी एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन डेवलप होता है? योग। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है ना, एम्ब्रियो के बाहर की चीजें हैं। अगर एम्ब्रियो में कौन सा चीज डेवलप होता है? नर्वस सिस्टम। सबसे पहले एम्ब्रियो के बाहर कौन सा चीज डेवलप होता है बोलने पर? योग सैक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये चारों मेम्ब्रेन के बारे में कहानियां भी हमने देख लिया। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं।